वेलकम टू द सिस्टम आईएएस। हम लोग जो है वो 71 बीपीएससी मेंस का जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, पेपर 1 पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पेपर 2। पेपर 1 में सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आज पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मधुबनी पेंटिंग। एक एक करके चीज़ों को देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग में पहले तो समझ लेते हैं सारी चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। उसके बाद जो है वो माइंड मैप इसमें दिया हुआ है, यानी कि हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, उससे हम लोग पढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से आपका जो है क्लास चलेगा, ताकि आपको ओवरव्यू एक समझ में आए। देखो भैया, इस तरीके का नोट्स है आपके पास। ठीक है, हर एक चीज़ इसमें कवर किया गया। 38 नंबर का सवाल आएगा, छाप डालो। 36 नंबर आराम से आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी चीज़ों को अभी हम लोग देखेंगे, पहले समझते हैं, ताकि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहा हो, ठीक है, उसको भी बातें समझ में आनी चाहिए। पहले समझते हैं क्या क्या कहानी है मधुबनी पेंटिंग में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग देखेंगे कि राजा जनक, ठीक है, मिथिला का राजा था। अब इनकी बेटी, ठीक है, इनकी पुत्री जिनका नाम था सीता, आपको पता ही है। सीता का विवाह किसके साथ होता है भैया? राम के साथ। तो उस वक्त ये सारे लोकल आर्टिस्ट को बुलाता है पेंटिंग बनवाने के लिए। यहीं से ट्रेस्ट मिलता है किसका? मधुबनी पेंटिंग का। ठीक है, सारे वॉल में पेंटिंग करवाया जाता है, और जो दृश्य है उसका भी पेंटिंग करवाया जाता है, विवाह का जो दृश्य है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री है, मतलब कि एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पता चलेगा कि सर यहाँ से ट्रेस मिलता है मधुबनी पेंटिंग का। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनली, तो ट्रेडिशनली ये कहाँ बनाया जाता था? वॉल पे, ठीक है, फ्लोर पे। ठीक है, इस तरीके से ये कैनवा है जहाँ इस्तेमाल होता था, जहाँ बनाया जाता था मधुबनी पेंटिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे मधुबनी पेंटिंग को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है भैया वॉल पेंटिंग। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे अरीपन। ठीक है, अरीपन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पट्टचित्र। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पट्टचित्र, इसको हर एक चीज़ को 2-3 पॉइंट में हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, ताकि चीज़ें जो है वो क्लियर मैनर में समझ में आए। वॉल पेंटिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया गोसानी, या गोसाई भी बोलते हैं इसको। सैक्रेड रूम होता है जिसमें पेंटिंग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कोहबर हाउस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोहबर हाउस क्या होता है? रिचुअल वेडिंग रूम होता है। उसके बाद अरिपन के बारे में पढ़ेंगे, लैंड पे पेंटिंग किया जाता है। ठीक है, या फ्लोर पे, जिसको रंगोली भी कह सकते हो, रंगोली के जैसा ही होता है इसमें। ठीक है, पट्टचित्र में इसमें समझ में आ गया, वॉल पे इसमें समझ में आ गया कि फ्लोर पे, लैंड पे, और पट्टचित्र में कहाँ होगा? तो पट्टचित्र में होगा, पट्टचित्र में कहाँ होगा? क्लॉथ पे। ठीक है, क्लॉथ पे पेंटिंग हो रहा है। ठीक है, और अगर एंशिएंट में जाओगे आप, तो इसका ट्रेस बिहार में नहीं मिलेगा, इसका ट्रेस कहाँ मिलेगा? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रेडिशनली वॉल पे ही बनाया जाता था। ठीक है, फ्लोर पे ही, क्लॉथ पे नहीं था ट्रेडिशनली, लेकिन अब क्लॉथ पे बनाने जाने लगा है, जिसको पट्टचित्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, पट्टचित्र के बाद पढ़ लेंगे, मेन तो सारा कहानी इधर ही है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टेक्निक एंड स्टाइल के बारे में, क्या इस्तेमाल होता है भैया, कैसा टेक्निक, क्या स्टाइल है। ठीक है, स्टाइल में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? स्टाइल में देखेंगे हम लोग भरनी, BHARNI, भरनी देखेंगे क्या होता है। कांची देखेंगे। ठीक है, कांची देखेंगे। कांची के बाद देखेंगे तांत्रिक। हर एक चीज़ को अभी हम लोग क्लियर मैनर में पढ़ेंगे, पहले समझ रहे हैं। ठीक है, तांत्रिक में क्या होगा? रिलीजियस एंड रिचुअल मोटिव्स होता है इसमें। कांची में क्या होता है भैया, देख ही लेते हैं। कांची में क्या होता है? कांची में मोनोक्रोम लाइन से बनाया जाता है, सिंगल लाइन से चीज़ें। भरनी में क्या होता है? भरनी में क्या होगा? बोल्ड कलर से, कैसा? बोल्ड कलर से बनाया जाता है। ठीक है, डिपिक्शन ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। उसके बाद हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक, देखो हर एक डायमेंशन को टच किया गया, इकोनॉमिक। ठीक है, एंड कंटेम्प्रोरी रिलेवेंस क्या है इसका,
सारी बातें तो ठीक है, लेकिन इसका इकोनॉमिक और कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है मधुबनी आर्ट का, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग नाउ एक्सपोर्टेड वर्ल्ड वाइड, जिससे क्या हो रहा है भैया, इंडिया सॉफ्ट पावर की कहानी। उसके बाद देखेंगे हम लोग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है भैया, किनको किनको, सीता देवी वगैरह, महासुंदरी देवी, ये सब कौन है भैया, ये सब हैं पद्मश्री अवार्डी, ये सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या लिया गया है भैया रिगार्डिंग मधुबनी पेंटिंग। देखो सर्दी खांसी हुआ इसलिए आवाज़ इस तरीके से है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव की कहानी है क्या, इसमें लगभग 8 से 9 इनिशिएटिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे पहला AHVY। ठीक है, क्या है, अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना। ठीक है, उसके बाद GI टैग मिला 2007 में, उसके ये भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट 2003 में बनाया गया था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उसके बाद देखेंगे स्किल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। एग्जीबिशन किया गया, ठीक है, दिल्ली हाट में, वहाँ से मार्केट मिला, ये देखेंगे हम लोग। बिहार स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर लाया गया, ये पब्लिक विजिबिलिटी प्रोजेक्ट के अंदर लाया गया, जिसमें पटना रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, पार्लियामेंट के कॉरिडोर में बनाया गया। तो ये सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से आंसर लिखते चले जाओगे, 36 नंबर तो आराम से मिलेगा, कोई काट नहीं सकता, क्योंकि हर एक डायमेंशन को हम लोगों ने देखा है। ठीक है, उसके बाद चैलेंजेस भी देखेंगे, यही नहीं चैलेंजेस भी देखेंगे कि आज इसका चैलेंजेस क्या क्या है भैया, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ओवर कमर्शियलाइजेशन। ओवर कमर्शियलाइजेशन की वजह से जो है वो चीज़ें जो है वो ट्रेडिशनल जिस तरीके से बनता था, पेंटिंग किया जाता था, उस तरीके से पेंटिंग अब नहीं होता है, सिंथेटिक कलर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ओरिजिनलिटी खतरे में है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ मिडिल मैन आने की वजह से क्या होगा कि जो आर्टिस्ट है उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मटेरियल यूजेस में दिक्कत है सर, क्या मटेरियल यूजेस में दिक्कत है, पहले जो नेचुरल कलर इस्तेमाल होता था, अब चीप और क्या कहते हैं सिंथेटिक कलर इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग चैलेंजेस पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्क्लूज़न देख लेंगे, उसके बाद वे फॉरवर्ड दे देंगे। आप अपने से भी वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। वे फॉरवर्ड में हम लोग देख लेंगे डिजिटल मार्केट वगैरह होना चाहिए, इकोनॉमिकली आप सपोर्ट कीजिए, इस तरीके से 2-3 पॉइंट देख लेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर। ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन से लेकर पूरी कहानी जो है वो कहाँ तक, वे फॉरवर्ड तक देखेंगे हम लोग। वे फॉरवर्ड में पता ही है हम लोग सजेशन देते हैं कि ऐसा ऐसा हो तो और ज़्यादा बेटर हो। ठीक है, बेटर होगा। अब अपनी कहानी को जो हम लोग शुरू करते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, फिर दिक्कत वाली बात है। देखो भैया, ये है मधुबनी पेंटिंग। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सा पिक्चर क्या डिपिक्ट करता है। तो ये अगर मोर है, ठीक है, तो इट सिंबल ऑफ लव। ठीक है, फिश है तो क्या है, देखेंगे। अब इस तरीके का आर्ट जो है बनाया जाता है मधुबनी पेंटिंग में। आगे चलते हैं, अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे। जो सिंसियर स्टूडेंट है वो साथ साथ लिखे भैया, इतना अच्छा आपको मटेरियल कहीं नहीं मिलने वाला है यूट्यूब पे, ये बात आप याद रखो। पेड लेक्चर करोगे तो भी इतना अच्छे से नहीं मिलेगा। जो भी पेड लेक्चर लिया होगा कहीं भी, ठीक है, वो भी इस वीडियो को देखें और फिर आपको पता चल जाएगा आपको कि जहाँ वो मधुबनी पेंटिंग पढ़ाया है, क्या इतना सारा चीज़ पढ़ाया है आपको कि 38 नंबर तक आप वहाँ पहुँच सकते हो। 38 नंबर में अगर पूछा गया ये सवाल मधुबनी पेंटिंग, तो क्या उतना कंटेंट है आपके पास। गवर्नमेंट इनिशिएटिव ढंग से करवाया है कि नहीं करवाया है, चैलेंजेस करवाया है कि नहीं करवाया है, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, उसके बाद टेक्निक, स्टाइल्स, इकोनॉमिक एंड कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस वगैरह हर एक चीज़ करवाया है कि नहीं करवाया है। ठीक है, पट्टचित्र तक करवा के सब कंक्लूड कर देता है चीज़ों को, उसके आगे बढ़ता ही नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है, हर एक चीज़ को कवर करना है, ताकि आंसर अगर अलग दिखेगा तभी तो बिकेगा, तभी तो नंबर मिलेगा, वरना नंबर नहीं मिलेगा। मिलेगा एवरेज मिलेगा, 38 में से आपको 20 नंबर दे दिया जाएगा, 15-16 नंबर दे दिया जाएगा, तो उससे तो कुछ होना नहीं है। देखते हैं मधुबनी पेंटिंग में सबसे पहला टॉपिक हम लोग का क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि
पहला पॉइंट क्या है भैया, द रूट्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग आर ट्रेस्ड बैक टू द एंशियंट टाइम्स। अ पॉपुलर बिलीफ इज दैट किंग जनक ऑफ मिथिला कमीशनड पेंटिंग टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ हिज डॉटर सीता टू लॉर्ड रामा ड्यूरिंग द रामायण एरा। जो भी हम लोगों ने बोला, एक अच्छा खासा लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है कि जब मैरिज हो रहा था किसका भैया, सीता का लॉर्ड रामा के साथ, तो उस वक्त का जो राजा था जनक, ठीक है, यानी कि किसका पिताजी, पिताजी भैया सीता का, तो वो कमीशन करवाता है पेंटिंग को, ठीक है। यहाँ से ट्रेस मिलता है किसका, मधुबनी पेंटिंग का। आगे चलते हैं। ट्रेडिशनली वीमेन डेकोरेटेड द वॉल्स, फ्लोर्स और कोर्टयार्ड्स। ये ट्रेडिशनली यहाँ पेंटिंग हुआ करता था। अभी अरिपन नहीं है, अरिपन तो बाद में आया है। ऑफ देयर मड हाउसेस विद दिस पेंटिंग पर्टिकुलरली ड्यूरिंग वेडिंग, हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल। तो ड्यूरिंग द वेडिंग के सीज़न में, हार्वेस्ट में, फेस्टिवल में, ये सब जो है वो जब वक्त आता था तो ये सब पेंटिंग किया जाता था, ठीक है। खुशी का माहौल है, सिंपल सी बात है, पेंटिंग से खुशी जाहिर किया जा रहा है। मधुबनी पेंटिंग और दरभंगा आर्ट, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग दरभंगा आर्ट एक ही बात है, इज द फाइनेस्ट ट्रेडिशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार। सिंपल सी चीज़ें, यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू करो कहानी। द मधुबनी आर्ट केम टू डेवलप्ड इन द रीजन लाइक दरभंगा, मधुबनी, ठीक है, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया एंड अदर्स। तो वो पूरा रीजन में ही, ऐसा ना कोई एक डिस्ट्रिक्ट का हम खास नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ये फैला। दरभंगा आर्ट कुड बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा 3 पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे। पहला है भैया वॉल पेंटिंग, दूसरा है अरिपन और तीसरा है पट्टचित्र। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वॉल पेंटिंग की क्या कहानी है, ठीक है। थोड़ा कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहला है वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग की क्या कहानी है वो पढ़ते हैं हम लोग। द ट्रेडिशन ऑफ वॉल पेंटिंग कुड बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे हम लोग। पहला क्या है, गोसानी या गोसाई हाउस। एक ही बात है दोनों, किसी बुक में गोसानी भी मिलेगा, किसी बुक में गोसाई भी मिलेगा, ठीक है। ये कैसा हाउस होता था, वैसा हाउस जिसमें एक सैक्रेड रूम हुआ करता है, ठीक है। सैक्रेड रूम में क्या होगा भैया, गॉड एंड गॉडेसेस, कुल देवी, कुल देवता जो भी है, ये सबका पिक्चर बनाया जाता था, ठीक है। तो गॉड का, ठीक है, गॉडेसेस का, यानी कि कुल देवी कुल देवता का, किसमें, गोसाई, गोसाई या गोसानी हाउस। एक सैक्रेड रूम है जिसमें इन लोगों का पिक्चर बनाया जाता था, ठीक है। पढ़ते हैं क्या कहानी है। डेकोरेशन ऑफ गोसानी एंड गोसाई हाउस। गोसानी या गोसाई हाउस मीन्स सैक्रेड वर्शिप रूम। आपको पता है, ठीक है, कि हर एक घर में जो है वो लगभग 60% या 70% के घर में एक रूम होता है जो कि सैक्रेड होता है, ठीक है। वहाँ कोई चप्पल पहन कर नहीं जा सकता है, ठीक है, और कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है। वहाँ क्या, कुल देवी कुल देवता का जो है वो पेंटिंग किया जाता था। उसको क्या कहते थे, गोसानी हाउस या गोसाई हाउस। इन विच वर्शिप ऑफ कुल देवी, गॉड, गॉडेसेस लाइक सियाराम, दुर्गा, शिव, पार्वती हैव बीन पेंटेड। तो इन लोगों का क्या होता था, पेंटिंग होता था गॉड गॉडेसेस का, किसमें, गोसानी या गोसाई हाउस में। सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ लिखते चले जाओ। डेकोरेशन ऑफ कोहबर हाउस। अब कोहबर हाउस पहले समझते हैं, तभी बात ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। कोहबर हाउस क्या होता है, रिचुअल वेडिंग रूम, ठीक है, वेडिंग रूम होता है, उसको जो है वो डेकोरेट करना। तो वो क्या कहलाएगा भैया, सिंपल सी बात है, डेकोरेशन ऑफ द कोहबर हाउस। इन दिस कोहबर हाउस, इन दिस ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग, मोस्ट ऑफ द पेंटिंग आर ऑफ सेंसुअस कैरेक्टर। ऐसी बात है, मैरिज से रिलेटेड सेंसुअस कैरेक्टर का पेंटिंग बनाया जाता था। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट उसी से रिलेटेड है, पेंटिंग ऑन 4 कॉर्नर ऑफ द कोहबर हाउस।
इसमें क्या है, इन दिस टाइप ऑफ द पेंटिंग द फिगर ऑफ एनिमल, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, फ्लावर्स हैव बीन मेड एंड दे हैव ऑल्सो सम स्पेसिफिक मैसेज। अब वो कुछ मैसेज भी कन्वे करता था अगर किसी का पेंटिंग हम लोग करते थे तो किस में, कोबर हाउस में। अगर कोबर हाउस में हम लोगों ने पेंटिंग किया, जैसे लायन किया, ठीक है, तो पावर का सिंबल है, हॉर्स एलिफेंट प्रॉस्पेरिटी का, फिश फर्टिलिटी का, ठीक है, पीकॉक सिंबलाइज लव, सन प्लस मून ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी का, एलिफेंट भी प्रॉस्पेरिटी का। तो इस तरीके से अगर ये सब पिक्चर जो है वो पेंटिंग किया जा रहा है कहाँ पे, कोहबर हाउस के 4 कॉर्नर में, किसी भी कॉर्नर में, ठीक है, तो वो ये कुछ भी ना कुछ मैसेज देता है, ठीक है। क्या पिक्चर, अगर लायन बना हुआ है तो पावर, हॉर्स एलिफेंट है तो प्रॉस्पेरिटी, फिश है तो फर्टिलिटी, आपने फिश देखा होगा, ठीक है, फिश है तो क्या है, प्रॉस्पेरिटी। तो इस तरीके से लिखते चले जाओ आराम से, धीरे धीरे, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, अरिपन पढ़ते हैं हम लोग। अरिपन की क्या कहानी है, इंटरेस्टिंग है। अरिपन आपको पता है रंगोली की जो कहानी है उसी के जैसा अरिपन बनाया जाता है। अरिपन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड अर्पण, इसलिए ये मेंशन किया ये लाइन ताकि आपको चीज़ें जो है वो अगर समझ जाओ कि अरिपन का मतलब क्या होता है, तो एग्जाम में नहीं भी याद रहेगा तो भी लिख दोगे 1-2 पॉइंट। क्यों, अर्पण का नाम आपको क्लियर, अर्पण मतलब क्या, मीन्स टू ऑफर, अर्पण करते हैं, ऑफर करते हैं, बिकॉज इट इज ड्रॉन एज एन ऑफरिंग टू डेटीज, डेटीज को ऑफर करते हैं, ठीक है। अरिपन इज ए रिचुअल फ्लोर डिज़ाइन, जैसी बात है लैंड पे होता है ये, ठीक है, फ्लोर पे होता है, लाइक रंगोली, और दी कॉरिडोर ऑफ सरफेस इन फ्रंट ऑफ द डोर, डोर के सामने ही तो रंगोली बनाया जाता है। अब इसमें किस तरीके का फिश बनाया गया, गॉड एंड गॉडेसेस का पिक्चर भी बनाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद ज्योमेट्रिकल शेप भी बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है बनाई जाती है किसमें, रंगोली में। आगे चलते हैं, दिस टाइप ऑफ द पेंटिंग इज, दिस पेंटिंग वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिपिक्शंस, क्या क्या डिपिक्शन मिलता है। पेंटिंग इज बेस्ड ऑन आवर एंशियंट पुराण, अदर रिलीजियस लिटरेचर एंड अदर रिलीजियस लिटरेचर के बेस्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट क्या, पेंटिंग ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, ह्यूमन, बर्ड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ठीक है, ट्रीज, ज्योमेट्रिकल शेप भी इंक्लूड कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, कितना लिखोगे। तो ये सब डिपिक्शन देखने के लिए मतलब कि ये सब चीज़ें जो है वो बनाई जाती है किसमें, रंगोली में, यानी कि अरिपन में। अरिपन मीन्स अर्पण, ऑफर करना। पट्टचित्र के बारे में पढ़ते हैं, साथ साथ लिखते चले जाओ, ठीक है, बेटर होगा। मेंस लिखना है, पीटी नहीं है, ठीक है, कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ लोगे। मेंस में लिखोगे वही फ़ायदा करेगा, साथ साथ लिखते चले जाओ। कहीं पे कोई राइटिंग समझ में नहीं आएगी आपको तो रीड कर रहे हैं, बातें समझ में आएगी, आप लिख लेना आराम से। दिस इज़ स्पेशल फीचर, आप कोई स्टूडेंट जो स्क्रीनशॉट लेकर रखेगा तो वो रख ले भैया, फिर वो बाद में लिख ही नहीं पाएगा, अगर लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज स्पेशल फीचर ऑफ द मधुबनी पेंटिंग, इन दिस पेंटिंग in this type of the painting the real picture is not painted, ठीक है, बट ओनली सिंबॉलिक पिक्चर इज मेड। क्या कहना चाह रहा पट्टचित्र में, रियल पिक्चर नहीं करते हैं सर, रियल पिक्चर को आराम से पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। रियल पिक्चर जो है वो नहीं बनाया जाता है, इसमें नहीं पेंटिंग किया जाता है, बल्कि सिंबोलाइज किया जाता है उसको, ठीक है। क्या किया जाता है, सिंबोलाइज किया जाता है। ट्री बना दिया, ठीक है, अब कौन सा ट्री है ये कोई नहीं जानता, ठीक है। हवा बनाना है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, विंड बनाना है, तो विंड बनाना है तो ब्लैक कलर दे दिया, ब्लू दे दिया, मतलब कि स्काई बनाना है तो ब्लू कलर दे दिया। तो इस तरीके से चीज़ें जो है सिंबोलाइज होती है किसमें, पट्टचित्र में। एक्चुअल फिगर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इट्स मेन फोकस इज नॉट ऑन द डिपिक्शन ऑफ द फिगर, रेदर रेडिएट्स द फिलॉसफी, आइडियोलॉजी एंड ऑक्यूपेशन ऑफ दैट पर्सन और ऑब्जेक्ट और एनी बर्ड्स और एनिमल्स। एकदम क्लियर मैनर में सब लिखा हुआ है, लिखते चले जाओ। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो स्काई को करना है तो ब्लू कलर से कर देंगे, विंड को करना है तो ब्लैक कलर से कर देंगे, फायर को करना है तो रेड कलर से कर देंगे,
वाटर को करना है तो वाइट कलर से कर देंगे, और भी आपको ऐड करना है तो कर लो, ठीक है, लेकिन हर एक चीज़ लिमिट में लिखे तो बेटर है। द कैनवा ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज बेसिकली वॉल पेंटिंग। पहले भी बताएं आपको कि कैनवा क्या होता है। कैनवा क्या होता है? जिस पे पेंटिंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि एक पेज, तो पेज क्या हो गया? कैनवा हो गया। उस पर अगर पेंटिंग कर रहे हैं तो क्लॉथ पे पेंटिंग है तो क्लॉथ क्या होगा? कैनवा हो गया। वॉल पे कर रहे हैं तो वॉल क्या होगा? कैनवा हो गया। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कमर्शियलाइजेशन ऑल्सो यूजेस पेपर एंड क्लॉथ्स। अब प्रॉब्लम यही है, कमर्शियलाइजेशन की वजह से हम लोग क्या यूज़ करने लगे? पेपर और क्लॉथ यूज़ करने लगे। ट्रेडिशनल कहानी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ये भी एक चैलेंजेस है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं टेक्निक्स एंड स्टाइल्स क्या क्या यूज होता है। मीडियम क्या है? ओरिजिनली नेचुरल डाइज, ठीक है, एंड पिगमेंट फ्रॉम द टर्मरिक, इंडिगो, राइस पेस्ट, सैंडलवुड, फ्लावर वेयर यूज्ड। इस तरीके से आंसर लिखते चले जाओगे, कैसे नंबर कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है। तो मीडियम हम लोगों ने देखा कि ओरिजिनली किस चीज़ का होता था भैया? नेचुरल डाइज होता था, पिगमेंट टर्मरिक से कलर बनाया जाता था, इंडिगो है, राइस पेस्ट है, ठीक है, सैंडलवुड है, फ्लावर से कलर बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है वो मीडियम है, ठीक है। टूल्स क्या है कहानी? ब्रशेस मेड फ्रॉम द बैम्बू स्टिक, ठीक है, फिंगर्स, मैच स्टिक। तो ये है। स्टाइल्स देखते हैं, एक एक लाइन में कहानी खत्म करते हैं स्टाइल्स का, ठीक है। भरनी, भरनी में क्या होगा? बोल्ड कलर्स एंड डिपिक्शंस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। बोल्ड कलर में, ठीक है, डिपिक्शन ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस होता है इसमें। उसके बाद है कांची। कांची में क्या? मोनोक्रोम लाइन एंड डिटेलिंग। डिटेलिंग एकदम साफ साफ दिखेगा आपको, मोनोक्रोम मतलब सिंगल लाइन से, ठीक है। आगे चलते हैं तांत्रिक। तांत्रिक क्या करनी है? रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मोटिव्स। गोदना आपको नाम से क्लियर हो जाता है, टैटूइंग करते हैं, ठीक है। टैटू इंस्पायर्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, ठीक है। आगे चलते हैं इकोनॉमिक एंड कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है? मेंस के लिए आंसर लिख रहे हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ोगे, ठीक है, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो। पेड लेक्चर में भी ये सब सारी चीज़ें आपको नहीं करवाएगा, नंबर नहीं कटेगा अगर इस तरीके से लिखोगे तो। बार बार एक ही बात को आपको दोहराया जा रहा है। इकोनॉमिक एंड कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है? आज के दौर में क्या रेलेवेंस है मधुबनी आर्ट का? अभी तक तो हम लोगों ने ट्रेडिशनली बात कर रहे हैं, ठीक है। It has become a source of livelihood for household of rural women, ठीक है, प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो ये सही बात है भैया, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो रहे हैं वहाँ के वीमेन, अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है उन लोग का, ठीक है, पेंटिंग की वजह से। तो ये तो एक रेलेवेंस है, बात तो बिल्कुल सही है। मधुबनी पेंटिंग आर नाउ एक्सपोर्टेड वर्ल्ड वाइड, ठीक है, सिम्बोलाइजिंग इंडियाज सॉफ्ट पावर। लिखने का तरीका होता है, एक पॉइंट मिल जाएगा आपको। इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हैव गिवन ग्लोबल रिकॉग्निशन टू आर्टिस्ट लाइक सीता देवी। अभी सबका नाम मेंशन करना ज़रूरी है, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। बउआ देवी, उसके बाद महासुंदरी देवी, सिया देवी, ये सब रिनॉन्ड पर्सनालिटी है रिलेटिंग टू मधुबनी आर्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है, साथ साथ लिखते चले जाओ, आराम से पढ़ते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में पहला इनिशिएटिव क्या है? AHVY मतलब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना लाया गया था 2001 से 2002 में। इसमें क्या कहानी है? इट इज सेंट्रल स्कीम टू मोबिलाइज आर्टिजन्स इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रोवाइड ट्रेनिंग देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, एंड मार्केट लिंकेजेस, मार्केट से लिंक करना ताकि कमर्शियलाइज हो चीज़ें। तो ये है अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना जो कि 2001 से 2002 में लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। GI टैग 2007 में मिला है, ठीक है। अब GI टैग से क्या बेनिफिट मिला? पहली बात कि मधुबनी पेंटिंग नाम से आप कोई और पेंटिंग नहीं बनाएगा, GI टैग मिल गया इसको, ठीक है। GI टैग रिकॉग्निशन लीगली प्रोटेक्ट द नेम मधुबनी पेंटिंग एंड लिंक ऑथेंटिसिटी टू द मिथिला रीजन, हेल्प्स ब्रांडिंग एंड एक्सपोर्ट। किसी और को किसी और लैंग्वेज में लिखना है तो वो लिख सकता है, ठीक है। जिसको छापना है वो साथ साथ लिखते चले जाएं, दिमाग क्यों लगाना ज़्यादा।
आगे चलते हैं। मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट बनाया गया था 2003 में, इतना पेड लेक्चर में भी नहीं करवाया जाएगा, बार बार एक ही बात को कह रहे हैं, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट टू नर्चर यंग आर्टिस्ट, तो 2003 में बनाया गया था मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट, जिसमें यंग आर्टिस्ट को नर्चर करने का काम किया जाता है, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट स्कीम लाया गया, जिसमें ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक है। क्रेडिट एंड मार्केटिंग सपोर्ट थ्रू स्टेट एंड सेंट्रल एजेंसीज के थ्रू, ये सब क्या है, सेंटर की तरफ से, ये गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर लाया गया इसको, मधुबनी पेंटिंग को, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग हैज़ बीन इंक्लूडेड फॉर फोकस्ड प्रमोशन, ठीक है। तो फोकस्ड प्रमोशन जो है वो हो रहा है किसका, मधुबनी पेंटिंग का, किसके रिगार्डिंग थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर में, ठीक है, रिगार्डिंग मधुबनी पेंटिंग। स्किल इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। 2015 एंड ऑनवर्ड्स जब स्किल इंडिया शुरू हुआ तो मधुबनी आर्टिस्ट एंड यंग ट्रेनीज हैव बीन इंक्लूडेड इन सेंट्रल और स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया इन लोगों को, ठीक है। ट्रेनिंग दिया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है कि और अच्छे से जिनको नहीं आता है ट्रेनिंग देकर और अच्छे से उनकी स्किल को जो है निखारा जाए। तो स्किल डेवलपमेंट इंडिया के अंदर जो है काम किया जा रहा है मधुबनी पेंटिंग के रिगार्डिंग। एग्जीबिशन में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जीबिशन में, दिल्ली हाट वाला बार बार सब आपको डिस्कस करेगा पर लिखाएगा कोई नहीं। दिल्ली हाट एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड कल्चरल डिप्लोमेसी, सेंट्रल और स्टेट एजेंसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडीज असिस्टेड आर्टिस्ट अटेंड नेशनल, आर्टिस्ट को असिस्ट कर रहा है किस लिए, अटेंड नेशनल और इंटरनेशनल फेयर्स। आप फेयर वगैरह अटेंड करोगे तब तो आपको मार्केट मिलेगा। हैंडीक्राफ्ट वीक्स लगाया जाता है, वहाँ पे अपना शो करो आप मधुबनी पेंटिंग को। एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव, एक्सपोर्ट कैसे करना वो सब सारी चीज़ों को जो है इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब ये इसके रिगार्डिंग जो है काम किया जा रहा है, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग को प्रमोट करने के लिए, एग्जीबिशन और दिल्ली हाट वगैरह। आगे चलते हैं। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन BSDM 2023 से 2025, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन अगर हो और मधुबनी पेंटिंग को इंक्लूड ना करे तो गलत बात है, ठीक है। तो BSDM साइन MOU, ठीक है, एंड रन टारगेटेड ड्राइव्स टू प्रमोट मधुबनी पेंटिंग एंड लोकल आर्ट्स। सिंपल सा एक दो लाइन में ख़त्म करें क्योंकि बहुत सारा पढ़ना लिखना होता है, ठीक है। पब्लिक विजिबिलिटी प्रोजेक्ट, ये देखो एक लाइन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, दो लाइन में, कि पटना रेलवे स्टेशन में बनाया गया कि नहीं बनाया गया। मुराल पेंटिंग, म्यूज़ियम डिस्प्ले, ठीक है, और उसके बाद के म्यूज़ियम डिस्प्ले डिपिक्शन ऑन द वॉल ऑफ द पार्लियामेंट, तो डिपिक्शन ऑन द वॉल ऑफ द पार्लियामेंट। दे प्रिजर्व ट्रेडिशनल मोटिव्स एंड प्रोवाइड पब्लिसिटी, मार्केट एक्सेस फॉर द आर्टिस्ट। सिंपल सी बात है कि अगर पब्लिक प्लेसेस में इस तरीके का पेंटिंग किया जाएगा तो मार्केट एक्सेस मिलेगा, मतलब लोग जानेंगे कि भैया इस तरीके का पेंटिंग खूबसूरत बन रहा है, तो धीरे धीरे लोग जानेंगे तो धीरे धीरे मार्केट बनेगा। आगे चलते हैं, चैलेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है। पहला चैलेंज है ओवर कमर्शियलाइजेशन, इसमें क्या लिखेंगे, थ्रेटन्स द ओरिजिनलिटी एंड स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ द आर्ट, ठीक है। ये तो भैया इसका जो है वो थ्रेट है ओरिजिनलिटी की, क्योंकि पहले जो बनाया जाता था वॉल पे, ठीक है, फ्लोर पे, अब अरिपन आ गया, ठीक है, क्लॉथ यूज़ हो रहा है, पेपर यूज़ हो रहा है, तो ये ट्रेडिशनल जो है वो खतरे में है। एक्सप्लॉयटेशन एंड मिडिल मैन की वजह से, एक्सप्लॉयटेशन बाय द मिडिल मैन, तो जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। आर्टिजन्स ऑफन डू नॉट रिसीव फेयर प्राइसेस फॉर देयर वर्क, फेयर प्राइसेस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। उसके बाद है डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट एमंग द यूथ, यूथ में जो है वो इंटरेस्ट घट रहा है, अब पहले के जो है वही बना रहे हैं भैया इन लोग, इसमें अब AI का ज़माना है, ठीक है, अब इसमें कितना इंटरफेयर करेगा यूथ। आगे चलते हैं। मटेरियल यूजेस में क्या दिक्कत है, क्या चैलेंज है इसके लिए। नेचुरल कलर्स यूज हुआ करता था पहले, हैंडमेड बेसिस वेयर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द चीपर सिंथेटिक मटेरियल, ठीक है, जो पहले नेचुरली यूज़ किया जाता था सारी चीज़ें, अब जो है वो सिंथेटिक मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ये सब चैलेंजेस है जिसको दूर करना है।
कंक्लूजन में देख लेते हैं क्या कहानी है। इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट द मधुबनी आर्ट इज ए लिविंग ट्रेडिशन एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ बिहार। सिंपल सी चीज़ है, इट रिप्रेजेंट द हेरिटेज ऑफ द मिथिला एंड ऑल्सो बिकम ए टूल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। देखो तरीका लिखने का समझो, वीमेन एम्पावरमेंट एंड रूरल लाइवलीहुड, प्रिजर्विंग मधुबनी आर्ट, ठीक है अच्छी बात है, इज देयर फॉर बोथ अ मैटर ऑफ कल्चरल प्राइड एंड सोशो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आप चाहो तो कुछ और कंक्लूजन लिख लो, लेकिन ये बहुत अच्छा कंक्लूजन है, ठीक है। वे फॉरवर्ड देखते हैं क्या कहानी है। वे फॉरवर्ड में 2-3 सलाह हम लोग दे देंगे कि क्या करना है, ठीक है। वैसा वे फॉरवर्ड लिखना चाहिए जो प्रैक्टिकल पॉसिबल हो। स्किल ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूट टू प्रिजर्व ओरिजिनलिटी, सही बात है, स्किल ट्रेनिंग अब दीजिए, अब बताइए कि ऐसे ऐसे आपको करना है। लोग तो अभी भी जैसे कोई बनाने जाएगा, ठीक है, यंग है वो, ठीक है, यंग आर्टिस्ट है, तो वो सिंथेटिक कलर सीधा जाकर दुकान से लेगा। उसको पहले सिखाओ कि नेचुरल कलर कैसे बनता है, ठीक है, ये सब ट्रेनिंग होना चाहिए। डायरेक्ट मार्केट एक्सेस मिलना चाहिए, ठीक है। फेयर ट्रेड फॉर आर्टिजन्स, फेयर ट्रेड हो यानी कि एलिमिनेट किया जाए मिडिल मैन को। प्रमोशन बाय टूरिज्म, टूरिज्म के थ्रू प्रमोट कीजिए आप मधुबनी पेंटिंग को। एंड ई कॉमर्स मार्केट मिलना चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए एंड सब्सिडीज़ फॉर आर्टिस्ट, सब्सिडीज़ भी दीजिए उसको और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दीजिए। तो इस तरीके से वे फॉरवर्ड हम लोग लिखेंगे, ठीक है। आप चाहो तो 2-3-4 पॉइंट और ऐड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 38 नंबर के लिए ये अच्छा खासा मटेरियल है, पूरे 4 पेज का है ये, ठीक है। आराम से लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर ले। जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पटना कलम आर्ट। पहले जो 2-3-4-5 आर्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि जो है वो 38 से 40 नंबर हमारा कन्फर्म हो जाए। फिर उसके बाद हिस्ट्री वाला पोर्शन देख लेंगे, 1857 रिवोल्ट, INM वगैरह, ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह, हर एक चीज़ को देख लेंगे जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। 71 BPSC का जो मेंस का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसका हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसके रिगार्डिंग इसमें लिखना पड़ता है, इसलिए जो है वो यहीं आप लिखते चले जाओ, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, बिना टाइम वेस्ट किए। जो सिंसियर स्टूडेंट है वो लिखते चले जाएंगे। चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अब वीडियो को शेयर करें, ठीक है। उन स्टूडेंट के पास पहुंच जाना चाहिए जिन्होंने कहीं भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, वो फ्री में मेंस का तैयारी कर लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।